हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। टू बुक्स हैं आपकी यहाँ पे क्लास 11 की एनसीईआरटी में। तो उसकी अभी जो है फर्स्ट बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो सेकंड बुक जो है बाद में हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले फर्स्ट बुक को कवर कर लें, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है राइट वो इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। so that is why we have skipped that chapter and then after that we have started the second chapter and इसमें हमने जो है बात की थी about the evolution, right? so evolution of the earth के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था। and after that जो है moon की evolution के बारे में भी देखा था। and जो lithosphere part है हमारी धरती का उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कवर किया था। तो जो थर्ड चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन जो है हमारे जो धरती की लेयर्स हैं उनके बारे में बात की थी। तो 3 लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल है, इनके बारे में डिटेल्ड वे में कवर किया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक आधा क्वेश्चन तो बनता ही है। फिर उसके बाद में ओशियन एंड जो कॉन्टिनेंट्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन की हमने यहाँ पे बात की थी, किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, किस तरह से यहाँ पे जो ओशियन से वो बने थे या फिर कॉन्टिनेंट्स किस तरह से बने थे। तो ये चीजें कवर की थी। तो आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने जो है लैंड फॉर्म्स के बारे में जो है डिस्कस किया था। लैंड फॉर्म्स में जो है आपकी अर्थक्वेक वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी हमने वहीं पे डिस्कस किए थे। तो अभी हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है यहाँ पे जो हमारी लैंड फॉर्म्स बनती है ना वो कई तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से ही बनती हैं। इंडोजेनिक हो गए, एक्सोजेनिक हो गए, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल्ड वे से कवर कर रहे हैं। तो आज भी जो है इस चैप्टर को जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये सेकेंड लास्ट चैप्टर रहेगा एंड नेक्स्ट एक और यहाँ पे वीडियो बनेगी इसकी इस चैप्टर की। उसके बाद में ये चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अभी बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, रनिंग वाटर होता है, एयर होती है, जिसकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक जगह से जो मिट्टी वगैरह है, सॉइल जो होती है वो क्या होती है, बह के दूसरी जगह पे जाके जो है डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में देखा था। तो अब लैंडस्लाइड्स जो है ना वो हमें मोस्टली कौन से एरियाज पे देखने को मिलती हैं, जो माउंटेन एरियाज हैं वहीं पे हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। आप जो है भूस्खलन जिसे बोला जाता है, तो आप देखते ही होंगे, आप न्यूज में भी पढ़ते होंगे। तो ये क्या होती है कि रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट्स होती हैं जो हमेशा रहती ही हैं। एंड इसमें मोस्टली जो मटेरियल होता है ना जो गिरता है ऊपर से वो ड्राई ही रहता है। एंड जो साइज एंड शेप होती है ना इस मटेरियल की वो डिपेंड करती है कि किस तरह की रॉक से वो मटेरियल जो है वो अलग हुआ है, ठीक है। किस तरह की रॉक है वो, किस तरह की चट्टान से वो मटेरियल जो है वो अलग हुआ है, या फिर जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो कितना ज्यादा हुआ है वहां पे। एंड या फिर जो स्लोप है वो कितनी ज्यादा है। अगर ऐसी है, ज्यादा स्लोप नहीं है, तो फिर जो है हम बोल सकते हैं कि ज्यादा जो है उसमें जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो, उसका जो मास होगा। अगर ज्यादा खड़ी खड़ी है, यहाँ पे ज्यादा स्टीप स्लोप है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रैपिडली नीचे आएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, की मटेरियल कितनी मूवमेंट से आ रहा है, फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है। तो सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहले होते हैं स्लम्प। स्लम्प क्या होते हैं, इट इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिज। जो डेब्रिज होते हैं ना वो एक या कई सारे यूनिट जो होते हैं रॉक डेब्रिज के वो नीचे आ जाते हैं विद द बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है। बैकवर्ड पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो है गिर रहे होते हैं। एंड उसके बाद में आता है रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास, ठीक है। अब क्या होता है, कई तो बैकवर्ड रोटेशन उसकी नहीं होती, वो वैसे ही नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, तो उसे रैपिड रोलिंग हम बोलते हैं, ठीक है। सो डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेज। उसके बाद में स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फोल्ड सरफेस इज रॉक स्लाइड। अब क्या होता है, कई बार जो है यहाँ पे किसी पहाड़ में जो है वो फॉल्ट पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है रॉक मासेस जो हैं वो स्लाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम रॉक स्लाइड बोल देते हैं, राइट। सो ओवर दी स्टीप स्लोप रॉक स्लाइडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। अगर जो ढलान है अगर वो ज्यादा है पहाड़ी की, तो जो रॉक स्लाइडिंग यहाँ पे होगी वो बहुत तेजी से होती है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है।
सो क्या होता है, जो स्लाइड्स है दे अकर एज ए प्लानर फेलियर्स अलोंग डिसकंटिन्यूस लाइक बेडिंग प्लेन्स दैट डिप्स डीपली। सो रॉक फॉल जो होती है फ्री फॉलिंग होती है रॉक फ्लॉज की ओवर एनी स्टीप स्लोप, जो है ये ऐसे ही गिर रहे होते हैं, फ्रीली जो है वो गिरते ही जाते हैं, ठीक है, कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम दिस स्लोप। ये क्या होता है, ये स्लोप से, ढलान से भी जो है बिल्कुल काफी दूरी से जो है ये गिरते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से जो है ये नीचे की तरफ गिरेंगे। and rock fall occur from the superficial layers of the rock face and occurrence that distinguish it from the rock slide, ठीक है। जो rock falls होते हैं वो rock slide से काफी different होते हैं। and क्या होता है कि जो ये स्लाइड है, ये ऐसे ढलान है, उसके बिल्कुल साथ साथ जो है ऐसे जो है इसके साथ जो है निकलते हुए आ रहे हैं वो मटेरियल, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपके रॉक स्लाइड होगी। तो ऐसे ये ढलान है, सपोज करो ऐसे बहुत दूरी ऊपर से ये नीचे ऐसे डायरेक्टली ये गिरे, तो हम बोल सकते हैं कि ये रॉक फॉल हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ ये गिर गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रॉक फॉल एंड रॉक स्लाइड के बीच में। ये देखिए यहाँ पे एक धरती है, यहाँ से सपोज करो ये इनिशियल पोजीशन है स्लोप की, ठीक है। तो ये जो है बैकवर्ड रोटेशन होगी, फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगी इधर की तरफ। ओके, बैकवर्ड जो है ये स्लोप है यहाँ से, ठीक है, बट क्या होगा वो यहाँ से पीछे की तरफ जो है गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी बैकवर्ड रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी कंट्री में जो डेब्रिस एवलांचेस हैं या फिर जो लैंडस्लाइड्स होती हैं ना, वो हिमालयस में बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। इसके पीछे कई रीजन हैं। पहला तो ये कि हिमालय जो है वो अभी भी टेक्टोनिकली एक्टिव है, अभी भी यंग एज में है। एंड क्या होता है, ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे आते हैं। तो ये स्लोप है ना यहाँ की बहुत ही स्टीप है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नीलगिरीज, जो नीलगिरी है पहाड़ियां यहाँ पे, जो कि तमिलनाडु कर्नाटक केरला के बॉर्डर पे जो है आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गई हमारे वेस्ट कोस्ट की तरफ, वो ज्यादा जो है एक्टिव नहीं है, वो टेक्टोनिकली स्टेबल हो चुकी हैं, तो वहां पे जो है ना नीचे प्लेट्स पे मूवमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत ही हार्ड रॉक से भी बनी हुई है, बट फिर भी हमें जो है वहां पे डेब्रिस एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। दो फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, बट जो है ये कभी कभी वहां पे हमें एवलांचेस वगैरह जो है वो देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। वाई मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स एंड एस्केर्पमेंट इन द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी। तो अगर हम माने बात करें हिमालयस की, ठीक है, हिमालय की हम बात करें, तो हम वहां पे देख रहे हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है, वो जो है अभी एक्टिव है, तो डेट इज वाई जो है हो सकता है कि ऊपर से जो पत्थर वगैरह नीचे गिरते हैं, ठीक है, वो हिलती है। तो अगर हम नीलगिरीज की बात करें, ठीक है, नीलगिरी जो है या फिर जो दूसरी हैं आपकी वेस्टर्न घाट हो गए, तो ये जो है अभी टेक्टोनिकली एक्टिव भी नहीं है, ये क्या है, ये स्टेबल है आपके। तो बट फिर भी यहाँ पे हमें जो है डेब्रिस देखने को मिलती है, इसके पीछे जो है ये प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे वेदरिंग हो रही हो वहां पे, ठीक है, इरोजन हो रहा हो, इरोजन हो सकता है, या फिर जो है इरोजन फिर डिपोजिशन, ऐसे प्रोसेस जो होते हैं ना, जो आउटर वाले प्रोसेस होते हैं एक्सोजेनिक, उनकी वजह से भी जो है यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस या फिर एंड रेंज इज प्रोनाउंस्ड, तो दे रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बहुत होती है ओवर दी शॉर्ट पीरियड्स, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो रॉक्स हैं वो गिरेंगी ही गिरेंगी along with the landslide and the debris avalanches। तो अभी इरोजन एंड डिपोजिशन जो है वो आपको बता ही चुकी हूँ कि बारिश की वजह से, हवा की वजह से एक जगह से जब मिट्टी वगैरह जो है वो उखड़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि मिट्टी क्या हो गई, इरोड हो गई, ठीक है। वहां से फिर जो मिट्टी उखड़ के पानी के साथ ही बह के जो है किसी दूसरी जगह पे जाके जो है अब यहाँ पे डिपोजिट होगी ये वाली मिट्टी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे जो है हम डिपोजिशन बोल देते हैं। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इरोजन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक डेब्रिस, ट्रांसपोर्ट करती है रॉक डेब्रिस को। व्हेन मैसिव रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जब बड़ी रॉक जो है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है वेदरिंग की वजह से या फिर किसी और प्रोसेस की वजह से, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव, राइट, ये क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इन चीजों को जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है।
Abrasion by the rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in the erosion and by erosion relief degrades. ठीक है, जो रिलीफ होती है ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डिग्रेड होता है. ओके, जो लैंडस्केप होती है वो वर्न डाउन हो जाती है. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो वेदरिंग है वो हेल्प करती है इरोजन में. एंड हाउएवर जो है इरोजन में वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं हो सकती है कि इरोजन इसके बिना नहीं होगी वेदरिंग के बिना. ठीक है, ये प्री कंडीशन नहीं है, बट हाँ वेदरिंग भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें इरोजन देखने को मिलती है. सो वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग एंड इरोजन जो है ये डिग्रेडेशनल प्रोसेस है. सो इट इज इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस चेंजेस. अभी क्या है, इरोजन यहाँ पे होती ही रहती है लगातार, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी अर्थ की सरफेस पे अभी भी हमें जो है कंटिन्यूअस चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं. उसके पीछे जो है इरोजन ही एक बड़ा कारण है. ओके, so denudational processes जो होते हैं erosion and transportation are controlled by the kinetic energy. So the erosion and transportation of earth material is brought about by the wind, running water, glaciers, waves and the ground water. ठीक है, ये आपको पता है कि इन्हीं की वजह से होते हैं. तो जो पहले तीन एजेंट्स है ना, विंड हो गया, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स हो गए, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. ठीक है, ये कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं? जो नीचे वाले ये तीन हैं, वेव्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए. ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि ये जो पहले तीन एजेंट्स हैं ना वो जो है स्टेट ऑफ मैटर को दिखाती हैं, गैसेस, लिक्विड या फिर सॉलिड में. ठीक है, गैसेस में विंड आ जाती है, लिक्विड में आपका रनिंग वाटर आ जाता है, सॉलिड में आपका ग्लेशियर आ जाता है. उसके बाद में जो नेक्स्ट टू एजेंट्स हैं जैसे कि इरोजन हो गया, ठीक है, वेव्स की वजह से, ग्राउंड वाटर हो गया, ये जो है दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट, इसे क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करता है. सो वेव्स इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ द लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर. कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलती हैं. डेट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स. ठीक है, तो अब क्या होता है कि किस तरह से वेव्स जो है वो यहाँ पे चलेंगी, वो डिपेंड करता है कि वहां पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर किस तरह से जो है इंटरफेस करता है. ओके, so if the rocks are permeable and soluble, so water जो होगा they are available only then karst typography develops. So in the next chapter हम यहाँ पे जो है landforms जो बनती है ना यहाँ पे इन different erosion process की वजह से, deposition process की वजह से, उनके बारे में next chapter में हम डिटेल से कवर करेंगे. तो डिपोजिशन क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस है इरोजन का. ठीक है, अब इरोजन हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये रिजल्ट होता है. ठीक है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका रिजल्ट होता है डिपोजिशन. ठीक है, क्या होता है कि जब ऐसे सपोज करो वाटर जो है बह रहा है, यहाँ पे काफी तेजी से बह रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है, बट सडनली यहाँ पे आके इसकी स्पीड जो है कम हो गई. ठीक है, जब स्पीड इसकी कम होगी तो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह यहाँ पे लेके आई, यहीं पे जो है ये डिपॉजिट कर देगा ऐसे. तो इरोजन एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी ऑन जेंटल स्लोप्स. जब स्लोप यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे ऐसे अगर स्लोप ज्यादा है तो पानी की जो एक तरह से स्पीड है बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो कम होगी तो पानी की स्पीड बहुत ही कम होगी. ओके, so hence gentle slopes and the materials carried by them start to settle themselves. So in other word, deposition is not actually the work of any agent, right? अगर हम बात करें कि ये जो एजेंट्स की बात कर रहे थे हम, क्लाइमेटिक एजेंट्स हो गए, उनकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होती है. ये क्या है, ये रिजल्ट है इरोजन का. ओके, तो बाय डिपोजिशन जो डिप्रेशंस होती हैं, सपोज करो यहाँ पे खड्डे थे तो उसमें आके मिट्टी जो है वो भर जाएगी. ठीक है, तो फिर डिप्रेशन जो होते हैं वो यहाँ पे फिल अप हो जाते हैं. तो द सेम इरोजनल एजेंट्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर जो है वो एग्रेडेशनल और डिपोजिशन एजेंट्स भी हम इन्हें बोलते हैं. So what happens to the surface of the earth due to erosion and deposition is elaborated in the next chapter on landforms and their evolution. ठीक है, तो इन इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से जो है कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो हम यहाँ पे आगे देखें. तो अब बात करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन की. ठीक है, तो आप जो है प्लांट्स देखते हो कि वो सॉइल में ग्रो होते हो, आप ग्राउंड में खेलते हो एंड फिर जो है सॉइल के कांटेक्ट में आते हो, आप टच कर सकते हो सॉइल को, फील करते हो, आपके कपड़े जो है वो मिट्टी से गंदे हो जाते हैं वाइल प्लेइंग. सो क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो सॉइल है क्या? सॉइल क्या है, ये एक डायनेमिक मीडियम है जिसमें कई सारी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो कॉन्स्टेंटली होती ही रहती हैं. जो सॉइल है इट इज अ रिजल्ट ऑफ डीके. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ मीडियम फॉर दी ग्रोथ. ठीक है, प्लांट्स की यहाँ पे ग्रोथ होती है. आई एम सॉरी.
सो इट इज ए चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, ठीक है। ये क्या है, एक चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी है, ये चेंज होती रहती है, इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो चेंज होते रहते हैं। एंड कभी कभी तो इसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कभी जो है ये अच्छे हो जाते हैं, डेवलपिंग बॉडी है। एंड इसके जो है कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सीजन्स के साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एंड हो सकता है कि वो ऑल्टरनेटिवली एक समय में कोल्ड हो मिट्टी, एक समय में जो है वार्म भी हो सकती है, एक समय में ड्राई भी हो सकती है, एक समय में मॉइस्ट भी हो सकती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है इज स्लोड एंड स्टॉप्ड, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे मिट्टी में होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, वो टोटली स्टॉप हो जाती है या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है जब मिट्टी जो है ठंडी हो जाती है या फिर ड्राई हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं इसमें, ठीक है, वो जो है इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। ऑर्गेनिक मैटर कब इंक्रीज होते हैं, जब कोई पत्ता जो है वो इसमें गिर जाता है या फिर जो ग्रासेस है वो यहाँ पे डाई हो जाती हैं, तो वो जो है मिट्टी के साथ ही मिक्सअप हो जाती हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका वो फिर इंक्रीज हो जाता है। तो अब सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस की बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन और पैडोजेनिस जो है डिपेंड करता है सबसे पहले वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर। वही हो गया ना, वेदरिंग प्रोसेस की जगह से वजह से एक जगह से मिट्टी एक दूसरी जगह पे आके जो है वो डिपॉजिट होगी, तो वो नई सॉइल फॉर्मेशन होगी। तो इट इज दिस वेदरिंग मेंटल which is the basic input for the soil to form, right? So first the weather material or transported deposits are colonized by the bacteria। फिर जो ये जो डिपॉजिट किया हुआ है यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई है मिट्टी, तो इसे जो है ना फिर क्या किया जाएगा, कॉलोनाइज किया जाएगा, बैक्टीरिया इस पे जो है ऐड हो जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट बॉडीज जो होती हैं, मॉसेस एंड लिचन्स, वो जो है इसमें फिर इस मिट्टी को कॉलोनाइज करती है, मीन इसे जो है रिच करती हैं। ऑल्सो फिर और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी जो है इस मेंटल में शेल्टर ले लेते हैं, डिपॉजिट में शेल्टर ले लेते हैं। एंड फिर जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के एंड प्लांट्स के, उसकी वजह से फिर इस मिट्टी में क्या आ जाती है, ह्यूमिडिटी भी जो है आपको देखने को मिलती है। फिर बाद में माइनर ग्रासेस एंड जो फर्न्स होते हैं फिर वो ग्रो होंगे, फिर बुशेस एंड ट्रीज जो हैं वो भी फिर इसमें ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू दी सीड्स ब्राउट इन बाय द बर्ड्स एंड विंड। हो सकता है फिर इस मिट्टी में आके विंड जो है वो ऐड हो जाए, बर्ड्स जो है या फिर वो सीड्स लाके यहाँ पे ऐड कर दे, तो फिर नए प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लांट के रूट्स जो है वो पेनिट्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बोरिंग एनिमल्स ब्रिंग अप पार्टिकल्स, mass of material become porous and sponge like with the capacity to remain water। फिर होली होली धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे कि जो है इसका जो रूट्स होते हैं ना वो स्पंज लाइक हो जाते हैं, सो डैट कि वहां पे जो वाटर है वो रिटेन रहे एंड यहाँ पे जो एयर का पैसेज है वो भी यहाँ पे आता रहे। एंड फाइनली फिर यहाँ पे इन सारे प्रोसेसेस की वजह से जो सॉइल होती है, जो डिपॉजिट हुई होती है, वो एक मेच्योर सॉइल बन जाती है। ओके, जिसपे क्या होता है, मिनरल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पेडोलॉजी क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। पेडोलॉजी जो होती है सॉइल की साइंस होती है, मीन उसकी स्टडी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्टडी यहाँ पे की जाती है, तो पेडोलॉजिस्ट जो है किसे बोला जाता है, जो सॉइल के साइंटिस्ट होते हैं, जो सॉइल को स्टडी करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना उन्हें जो स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, so that's all for the day and we'll continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर